नमस्कार साथियों। फिर से आप लोगों का स्वागत है यूकेपीडिया में। जैसा कि हम लोग चल रहे थे गढ़वाल का पंवार राजवंश को लेकर के, गढ़वाल के पंवार राजवंश पे हम लोग अभी दो वीडियोस, ये दूसरी वीडियो, सॉरी, पहली वीडियो हम लोग पूरी कर चुके हैं। ये दूसरी वीडियो आप लोगों को गढ़वाल के पंवार राजवंश पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देख लीजिए, कोई भी राजवंश हम लोग जब पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, मान लीजिए अभी मैंने कत्यूरी ख़त्म किया है और कार्तिकेयपुर ख़त्म किया, हालांकि इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बीच नहीं रख पाया, बट अभी से आने वाले समय में जितने भी हम लोग टॉपिक देखेंगे, हर एक टॉपिक के साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, वो तो उससे जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं वो तो मैं शुरू में ही डाल दूँगा। पर जो क्वेश्चंस बाद में बनते हैं, टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन बनने की चांसेस जिसमें रहेंगे, वो क्वेश्चंस मैं लास्ट में आप लोगों के बीच रखूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पंवारों के इतिहास का भाग 2। और पंवारों के इतिहास के भाग 2 की बात करेंगे जहाँ तक, तो देख लीजिए, थोड़ा सा इसको क्लियर समझ लीजिएगा कि आज मैं शुरुआत इसमें ये भी करने वाला हूँ कि क्यों ज़रूरी है पंवार वंश, अभी तक क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आज चलने वाले हैं। सबसे पहले क्यों आवश्यक है पंवार राजवंश का अध्ययन, यानी कि अभी तक के जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं, उन सवालों के आधार पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों आवश्यक है। देख लीजिए क्या क्यों आवश्यक है, आप लोग समझेंगे। अभी तक क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों की और एक बार हम लोग नज़र डालते हैं, मोटा माटी हम लोग इनको कोशिश करते हैं कि एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है पहले। क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की। अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो आंसर हालांकि मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, पर मैं ये केवल आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरीके के अब तक के विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की वजह से ही हमें इस राजवंश को पढ़ने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में और भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये सीरीज़ मैं लगातार शुरू करके रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुधा इससे लाभ मिल पाए। तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, आंसर सी है 1515 में। हालांकि अब आगे मैं इस पर जब अपने मत रखूँगा तब वो अलग मुद्दा हो जाएगा, पर अभी जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं वैसे ही मैं आप लोगों को आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा ने अपनी कुलदेवी राजेश्वरी के मंदिर का निर्माण करवाया है। तो सवाल तो बड़ा सीधा सा है, आंसर भी बड़ा सीधा है। आंसर है सी, अजयपाल ने जो है देवलगढ़ के पास अपने कुलदेवी का जो है मंदिर बनाया था। तीसरा अगला सवाल देख लीजिए जो अभी तक पूछा गया है, ये सवाल है, पंवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। यह हाल ही में 31 अक्टूबर के पेपर में पूछा गया था। आंसर इसका सदर था। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बाग किस राजा ने लगवाए थे। श्याम शाह के द्वारा लगाए गए थे। अब खैर आगे हम लोग इसी का अध्ययन करने वाले हैं, क्यों जरूरी है ये आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। आंसर ए। अब इसके हिसाब से आंसर ए क्यों है, क्योंकि राज्य नया उत्तराखंड राज्य क्या बोलते हैं, भारत देश जब आज़ाद हो रहा था उस समय उत्तराखंड राज्य के लिए ये अपनी सत्ता चाहते थे, इसलिए खैर ये तो हम बाद में अध्ययन करेंगे इसका। ये गलत क्वेश्चन इसमें कॉपी हो गया है। हाँ, ये है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। प्रतापनगर नाम से प्रताप शाह ने बनाया था, फिर कीर्तिनगर, फिर नरेंद्रनगर। अब ऐसे ये सूची चलते रही है। हालांकि मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है। अजयपाल को जाता है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से अभी तक आए हुए हैं, इसलिए हमें ये राजवंश बहुत ज़्यादा जरूरी पढ़ने के लिए है। अगला देख लीजिए, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। ऑप्शन सी, श्याम शाह को दिए थे, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के ये चीज़ें दी थी। हालांकि एक चीज़ है, देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जहांगीर ने भेंट नहीं दिए थे, उपहार स्वरूप नहीं दिए थे, बल्कि ये जस्ट उलट है। श्याम शाह ने जो है उपहार स्वरूप ये सारी चीज़ें दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पौनी घोड़े बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। गढ़वाल में तो विशेष तौर पर तो गढ़वाल के राजा को पौनी घोड़े ही वापस गिफ्ट करने का कोई मायने नहीं रह जाता, इसलिए घोड़े भी जो है श्याम शाह ने गिफ्ट किए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलट पूछ लिया गया था, पर आंसर श्याम शाह ही है।
देखिए कालक्रम क्या होगा। अब देख लीजिए आप लोगों के लिए ये बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा गया है कि कालक्रम भी आप लोगों ने याद रखना है। महेपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह अब या फतेहपति शाह। तो इस कालक्रम को भी, राजाओं के कालक्रम को भी आप लोगों ने सही से याद रखना है। ये क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किसने किया था। अब ये तो खैर बाद में जब आप लोग तीसरा हिस्सा टिहरी रियासत का पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। सभासार भी उसी में देखेंगे। सभासार पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोगों के आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन में, मैं इसलिए इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। टिहरी रियासत में पौन टोंटी कर ये क्या था, ये आया पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला टैक्स था बेसिकली। नेक्स्ट है देख लीजिए प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि, वह सिंहासन में कब बैठे। अब ये चीज़ें जो होंगी आप लोगों की, जो सन पूछे जाने वाले सवाल होंगे वो केवल टिहरी काल में होंगे, उससे पहले के सन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो देख लीजिए ये है आपका क्यों महत्वपूर्ण है आप लोगों का परमार राजवंश। अब हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था परमार राजवंश के अध्ययन को लेकर के, हमने बोला था कि अध्ययन के हिसाब से हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला कालखंड था 888 से 1490 बहुराजकता का काल, यानी कि अजयपाल तक, कनकपाल से अजयपाल तक का जो शासन था उसे बहुराजकता का काल कहते हैं। बहुत सारे राजा हुए, कन्फर्मेशन कभी एक तरीके से नहीं रही कि कोई किसी ने स्वतंत्र राज किया होगा या नहीं किया होगा। बहुत कम अभिलेख हमें इस राजवंश के मिलते हैं, इस यहाँ तक के इस टाइम पीरियड के मिलते हैं। दूसरा कालखंड था 1490 से 1804, जिसे श्रीनगर काल कहते हैं क्योंकि अजयपाल ने राजधानी श्रीनगर बना दी थी, तो श्रीनगर काल इसको हम पढ़ेंगे। और फिर आपका तीसरा कालखंड आता है 1815 से 49 तक, तो ये टिहरी रियासत का टाइम पीरियड है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा कालखंड। दूसरे कालखंड में कुछ राजाओं को मैं लेके चलूँगा, पूरा का पूरा आज नहीं कर पाऊँगा मैं, एक वीडियो में इतना लंबा मैं ले पाना मेरे लिए संभव अभी नहीं है। क्लासरूम होता तो ज़रूर हम इसे पूरा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी देते, बट अभी क्या है कि ये केवल एक तरीके से आप लोगों की कंटिन्यूटी का जरिया मात्र है। तो मैं थोड़ा सा इस कालखंड के, आज हम दूसरा जो कालखंड है कुछ राजाओं का इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दूसरा कालखंड 1490 से 1804, जिसे हम लोग श्रीनगर काल कहते हैं। क्योंकि आप लोग एक चीज़ तो क्लियर समझ गए होंगे कि कनकपाल से अजयपाल तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो जो है वो टाइम जो है क्या कहला रहा है, दूसरा कालखंड कहला रहा है, श्रीनगर कालखंड कहला रहा है। तो इसकी शुरुआत चूंकि अजयपाल से ही हम लोगों ने करना है। हो सकता है अजयपाल का टाइम पीरियड आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में अलग अलग पढ़ा हो। अब मैं तो बहुत इसे और अलग लेना की कोशिश करूँगा, पर अभी इसमें मैं नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि जब वो एक शोध का विषय है, उस शोध को मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें शामिल करने की कोशिश करी है, पर टाइम पीरियड मैंने इसका फिर भी नहीं बदला। तो अजयपाल की या अजयपाल, देखिए अजयपाल और अजयपाल जो शब्द है ना, पहाड़ी जो टोन होती है वो अजय ही बोलती है, अजय नहीं बोलती, अजय, अजयपाल। तो अजयपाल ही ये नाम हुआ करता था। अजयपाल खैर वो फिर उसका शुद्ध हिंदीकरण जो है एक तरीके से हो गया। अब देखिए इस वंश का जो है ये 37वां राजा था। इतिहासकारों ने इसे उत्तराखंड या गढ़वाल का दुर्योधन, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का जूलियस सीजर, उत्तराखंड का अशोक, क्या क्या नाम जो है इतिहासकारों ने इन्हें दिया है। हालांकि मैं बहुत सारे नामों से तो सहमत हूँ भी नहीं, मेरे सहमत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल आप लोग आगे इसे केवल इन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा, गढ़वाल का दुर्योधन, बिस्मार्क, नेपोलियन, जूलियस सीजर, अशोक, ये सारे फैक्ट आप लोगों ने इसे याद रखने हैं। ठीक है, फिर बात करें, देखिए जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में अजयपाल या अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का जनक कहा है, और ये 84 नाथ सिद्धों में से एक सिद्ध माने गए हैं। याद रखेंगे ये पॉइंट। जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स की पुस्तक का नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, जिसमें अजयपाल को एक जो है किसी गोरखनाथ संप्रदाय का जनक भी माना गया है, और किसी एक नाथ पंथ में 84 सिद्ध जो है उन सिद्धों में से एक सिद्ध इन्हें माना गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ों का एकीकरण लगभग 1515 ईस्वी में अजयपाल ने किया था। जो अभी पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था यही क्वेश्चन था। गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ों का एकीकरण 1515 ईस्वी तक लगभग इसने कर लिया था, और अजयपाल ने गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं 52 गढ़ों को मिलाकर वर्तमान गढ़वाल नामकरण किया गया। ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे लगभग सभी जगह। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अलग चीज़ें बताना चाहूँगा। देख लीजिए
गढ़वाल के नामकरण की बात करें तो आप लोग इस थ्योरी से उसे तो सभी लोग परिचित होंगे कि अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता, फिर जो है गढ़वाल नामकरण हुआ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके इतर अगर मैं ये कहूँ कि देख लीजिए 1515 से पहले भी गढ़वाल का नाम गढ़वाली था, तो आप लोग कहेंगे कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि क्योंकि गढ़वाल का नाम तो अजय पाल ने ही दिया है ना। ये मिथक है केवल आप लोगों के जहन में, हमारे हिस्टोरियन का गढ़ा हुआ मिथक है। मैं आप लोगों को एक प्रमाण देता हूँ, देख लीजिए नीचे मैं आप लोगों को एक ताम्रपत्र की नकल दिखाना चाह रहा हूँ। ये ताम्रपत्र है, सीरा के मल्ल राजवंश के राजा है कल्याण मल्ल। अब आप कहेंगे सीरा तो डीडीहाट पिथौरागढ़ में हो गया, तो सीरा के मल्लों का गढ़वाल से क्या संबंध। तो मैं आप लोगों को एक ताम्रपत्र दिखाना चाह रहा हूँ जिसके जरिए आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्यों सीरा के मल्लों को लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को वैसे ही रहने दिया जाए, चलिए ठीक है, यथा ही हम लोग लेकर चलते हैं। तो देख लीजिए सीरा के मल्ल शासक हैं, एक शासक थे कल्याण मल्ल, जिनका तो साके 1365 यानी कि सन 1343। अब आप एक चीज़ अंतर क्लियर कर लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 1515 में अगर अजय पाल ने जीत करके गढ़वाल नाम रखा, तो एक ताम्रपत्र है जो 1443 ईस्वी का है, और ये ताम्रपत्र अलगड़ा गांव पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है ना। आश्चर्य की बात कि पिथौरागढ़ से ताम्रपत्र प्राप्त हो रहा है और आप गढ़वाल के इतिहास से जोड़ रहे हैं, तो इसका कारण है। इस ताम्रपत्र में सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है गढ़देश से आए हुए सहोदर भट्ट भाई भानु भट्ट तथा हरि भट्ट को भूमिदान किया। किसने भूमिदान किया? सीरा के मल्ल राजा है कल्याण मल्ल, जिनका 1343 का एक ताम्रपत्र है। ये अलगड़ा गांव पिथौरागढ़ में पड़ता है। अलगड़ा गांव पिथौरागढ़ के से प्राप्त ये ताम्रपत्र है, जिस ताम्रपत्र में स्पष्ट लिखा है, देख लीजिए अगर आप इस ताम्रपत्र की नकल को आप स्पष्ट देख पाएँ तो एक जगह मैं आप लोगों को ये केंद्रित कर देता हूँ, शायद आप लोग इसे देख पाएँ। यहाँ पर एक शब्द है, इसे मैं हाईलाइट कर सकूं तो देख लीजिए आप लोग, ये शब्द है। तो मैं शुरू से पढ़ना चाहूँगा, केवल 2 लाइन में इसमें पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। ओम स्वस्ति श्री साके 1365 माह से ये 10 तिथो, ये जो आगे हैं ये 6 दिन महाराजा धीराज, अब यहाँ से आगे जा रहा हूँ मैं, 6 दिन महाराजा धीराज रेकाजू कल्याण मल्ल ज्यूले दत्त दिनी वशिष्ठ गोत्री गढ़देसी भट्ट। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले सबसे पहले गढ़देश शब्द का जिक्र आता है। तो गढ़देश शब्द गढ़देसी भट्ट पंडित सहोदर भानु भट्ट और जो है हरि भट्ट, यानी कि सहोदर मतलब क्या होता है, एक उधर से पैदा हुए, यानी कि सगे भाई, 2 सगे भाई जो गढ़देश से यहाँ आए हैं। गढ़देश शब्द यहाँ जिक्र है, देख लीजिए गढ़देश से इस क्षेत्र में आए हैं, उन्हें ये ताम्रपत्र देकर ये ताम्रपत्र दिया गया है और ये कहा गया कि यहाँ भूमिदान करी गई है इन गढ़देसी भट्ट भाइयों को, जिन भट्ट भाइयों का नाम है भानु भट्ट और हरि भट्ट। तो इस ताम्रपत्र में सबसे पहले गढ़देश शब्द का जिक्र है, गढ़देसी भाई या गढ़देसी भट्ट लिखा गया है। तो इसका ये अभिप्राय हुआ कि गढ़देश शब्द इससे पहले भी चल रहा था, यानी कि गढ़देश शब्द चल रहा था, गढ़ों का देश का शब्द जब चल रहा था, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि 1515 के बाद गढ़देश शब्द आया या गढ़वाल शब्द आया। इसका ये अभिप्राय हुआ कि गढ़देश शब्द पहले से चला आ रहा था, यानी कि गढ़ों का देश शब्द पहले से चला आ रहा था। और अगर इस हम उसकी बात करें तो देखिए एकीकरण की बात है, या ये तो खैर मैंने एक टिप्पणी, मैंने अभी एक आर्टिकल तैयार किया हुआ है, वो आर्टिकल है कुमाऊं गढ़वाल संबंध, उससे मैंने ये आर्टिकल वहाँ से जो है ये वाला पोर्शन मैंने कॉपी करके आप लोगों को केवल दिखाने के लिए कि पहले से भी गढ़देश शब्द का प्रचलन था, गढ़देश शब्द पहले में भी प्रचलन में आ रखा था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखाया है। आगे देख लीजिए, मैं वापस चल रहा हूँ अजय पाल पे, मैं क्योंकि गढ़वाल नामकरण के उस पर नहीं आप लोगों को खींचना चाहूँगा, बट इतना ज़रूर है आप लोगों को, इतना प्रमाण के साथ मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि गढ़देश शब्द इससे पहले भी जिक्र में था, यानी कि उल्लेख में था। तो इसका ये अभिप्राय हुआ कि हम ये जो थ्योरी है जो हिस्टोरियंस ने गढ़ी है कहीं ना कहीं विशुद्ध तरीके से सही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अजय पाल में। अजय पाल के प्रमुख युद्धों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अजय पाल ने कौन कौन से युद्ध लड़े वो देख लीजिए। थोड़ा सा ये कट रहा है तो मैं अपनी तस्वीर जो है और छोटी कर दूं, जिससे कि आप पूरा का पूरा वो देख सके, स्क्रीन देख सके। तो देख लीजिए अजय पाल के प्रमुख युद्धों की बात करें तो देख लीजिए इन्होंने पैनखंडा के जुमला,
43 गणपतियों को हराया। मंदाकिनी उपत्यका कंडालागढ़ के गणपति नरवीर सिंह कंडारी जी को, जाड़गंगा घाटी के गढ़तांग गणपति को, सलाण के, ये गढ़तांग वही है, गढ़तांग वैली याद रखिएगा जहाँ अभी लकड़ी का पुल बनाया गया, लकड़ी का पुल रिपेयर किया गया 43 साल बाद, है ना। सलाण के गणपति यानी कि लंगूड़गढ़ और गुजरूगढ़ के, लोहबागढ़ के, दीपागढ़ के, महबगढ़ के, उप्पूगढ़ के गणपति कफू चौहान, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, खैर मैं इस पर अभी नहीं जा रहा। इनको हरा करके सभी गढ़ों का एकीकरण किया और इसी के समय कुमाऊं के शासक कीर्तिचंद से पराजित होकर के संधि करने का उल्लेख भी मिलता है। कुमाऊं में इसके समकालीन जो है कीर्तिचंद नामक राजा राज कर रहा था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया और हरा करके आप लोगों ने पढ़ा होगा ये विवरण कि इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा निर्धारित की, क्योंकि कीर्तिचंद भी नाथ संप्रदाय को मानता था और अजयपाल भी नाथ संप्रदाय को मानता था। तो उस समय नाथों का गढ़ जो था, उस समय नाथों का गढ़ हुआ करता था देघाट रीजन, अल्मोड़ा में अभी पड़ता है। तो देघाट को दोनों राज्यों की, कुमाऊं और गढ़वाल राज्य की सीमा बना करके नाथों के ही मध्यस्थता करने के बाद ये सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अलावा इसने कत्यूरियों को हराकर उनके सोने का सिंहासन चांदपुरगढ़ को लाया, इसका वर्णन भी जो है हमें मिलता है। तो अजयपाल ने एक तरीके से एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसने 52 गढ़ों का एकीकरण करके क्या बोलते हैं कत्यूरियों का सोने का सिंहासन भी अपने क्षेत्र में लेकर के आया। और देखिए इसके समय जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनमें से देखिए राजधानी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अजयपाल ने सबसे पहले अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ बनाई और देवलगढ़ में इसने अपना राजभवन बनाया, उसमें कुलदेवी राजराजेश्वरी की स्थापना की। अभी जस्ट ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देवलगढ़ में किसने अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों के इसलिए सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ आए हुए क्वेश्चनों से, ताकि आप लोग क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो समझ आए कम से कम, कहाँ से क्वेश्चन कैसे रेज होते हैं, क्या महत्ता है और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देवलगढ़ में इसने पहले राजभवन बनाया, कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया, यहीं सत्यनाथ भैरव और गौरजा देवी के मंदिर का भी इसने जीर्णोद्धार कराया। बाद में अजयपाल ने क्या किया, अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित कर दी, जो कि 1804 तक यहाँ की राजधानी रही, यानी कि श्रीनगर काल इसीलिए आप इसे कहते हैं क्योंकि 1804 जब तक गोरखों ने यहाँ नहीं जीत लिया तब तक जो है यहाँ इनकी राजधानी रही है। फिर बात करें, देखिए अजयपाल का नाम साबरी ग्रंथों में आदिनाथ मिलता है। साबरी ग्रंथ एक तरीके से इनके जो नाथ संप्रदाय है उनके पूर्व जन्मों पर आधारित एक तरीके से ग्रंथ है, उनकी मौलिक कहानियों पर बेस्ड ग्रंथ हैं, जिनमें जो है अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। इसने भूमि माप की ध्युली प्रथा, अभी आप लोग ऊपर ये क्वेश्चन भी देख चुके हैं, ध्युली प्रथा नामक पद्धति शुरू करी थी इसने। इसके देवलगढ़ के शिलालेख में इस जो ध्युली पाथा है उसे अजयपाल को धर्म पाथो लिखा गया है। अजयपाल को धर्म पाथो यानी कि अजयपाल ने जो है जो एक तरीके से पाथा मतलब, तो आप लोगों ने शायद इससे पहले एक वीडियो मैंने नाप तोल पर बनाई है तो आप उसे देख लेंगे, उस पर मैंने सारी नाप तोल इकाइयों को डाला है। तो पाथा एक बर्तन है, तो इसने नाप जोख या जमीन की हो चाहे अनाज की हो, अन्न की हो, उसके माप जोख के लिए जो पाथा तैयार किया था उसे एक आदर्श कंडीशन बनाने के लिए इसलिए इसे धर्म पाथो कहा गया है। और अजयपाल ने ही ये व्यवस्था करी थी, सरोला ब्राह्मणों की प्रथा शुरू करी, यानी कि जो आप लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा रोटी सूची की प्रथा, भात तो सूची माना जाता है वैसे भी, तो रोटी सूची की प्रथा भी थी जिसे खत्म करा महीपति शाह ने, बाद में अभी आप लोग पढ़ेंगे। तो भात सूची इसी के समय हुआ। भात सूची का कहने का मतलब हुआ, देखिए दो तरीके के हमारे, अगर आप जाति व्यवस्था भी देखें ना, एक समान जातियों में भी भतपक्योल शब्द यूज होता है, मतलब कि भात पका हुआ शब्द यूज करते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी समान जाति के लोग हैं और उसमें विभेद करना चाहें तो बड़ा कॉमन विभेद होता है, और ये पहाड़ की एक तरीके से परंपरा है। विभेद कैसे हैं, उच्च वर्ग का जो व्यक्ति होगा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, उसमें क्या होगा, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा वो अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति की हाथ की रोटी तो खा लेता पर चावल नहीं खाता, क्योंकि रोटी सूची की प्रथा खत्म हो गई पर चावल अभी भी सूची है। सूची मतलब एक तरीके से चावल को शुद्ध सूची में रखा गया है, शुद्ध स्थिति में रखा गया है। तो इसलिए जो है अजयपाल ने जो सरोला ब्राह्मण थे उनकी प्रथा को शुरू किया भोजन बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए।
नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा राजा इस समय का आपका आता है कल्याण पाल या कल्याण शाह। अब देख लीजिए, अजय पाल था, अब ये शाह शब्द पहली बार यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। 1519 से 1529 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। हरिकृष्ण रतुड़ी जो है मानते हैं कि कल्याणपाल पहला शासक था जिसने शाह नाम अंत की शुरुआत की। रतुड़ी जी ये कहते हैं, हरिकृष्ण रतुड़ी जी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है, वो ये कहते हैं कि किसी लोधी वंश के शासक ने कल्याणपाल को शाह की उपाधि दी थी। कल्याणपाल के बाद, कल्याण शाह के बाद जो है 3 शासक, सुंदरपाल, हंसपाल, विजयपाल, इन सब ने भी जो है पाल वंश की उपाधि धारण करी। शाह वंश केवल यहाँ पर कल्याणपाल आया है, कल्याण शाह आया है बेसिकली। हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इनके बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है, और पर ये इतना जरूर है कि किसी लोधी वंश के शासक के द्वारा इन्हें जो है क्या दी, किसकी उपाधि दी गई होगी, शाह की उपाधि दी गई होगी। उसके बाद देख लीजिए अगला। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर पुटअप कर सकते हैं कि मैंने ये सब क्यों लिखा, जबकि अब तक आप लोगों ने शायद संभवतः सभी किताबों में पढ़ा होगा सहजपाल, रामशाह, बलभद्रपाल, बहादुरपाल, ये सब अलग अलग राजा के तौर पर लिखा होगा। हालांकि मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, आप लोगों को मैं विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए यहीं पर मैंने स्रोत डाल दिए हैं। आप लोग इन स्रोतों को, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो मैं PDF के तौर पर वो स्रोत भी डाल दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे। मैं लिंक दे दूंगा नीचे गूगल डॉक का, मैं PDF बना करके, आप उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दरअसल इन सब राजाओं को एक कहे जाने के पीछे मेरे जो लॉजिक हैं, वो लॉजिक मेरे अपने केवल नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर डबराल ने गढ़वाल का इतिहास भाग 4(1), बाद में अलग से उत्तराखंड का इतिहास भाग 4(a) अलग से निकाली है, छोटी सी बुकलेट है, उसमें आप लोग देखेंगे किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को किया है। और ऐसे ही उत्तराखंड का जन इतिहास नामक जो पुस्तक है, डॉक्टर विजय बहुगुणा और प्रवीण कुमार भट्ट इसके संपादक है, उसमें डॉक्टर संदीप बड़ोनी जी का पहला ही आर्टिकल है, तो उसे आप लोग पढ़िएगा। मैं PDF के तौर पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, बस तभी जब आप लोग डिमांड करेंगे, अन्यथा मैं उसे डालूंगा नहीं। तो ये सारे के सारे अगर हम लोग बात करें, इन सारे एक राजा बोले जाने के पीछे मैंने वहीं से जो है सारे के सारे लॉजिक फाइंड आउट किए हैं। हालांकि बहुत सारी किताबों में आप इसे अलग अलग राजा के तौर पर पढ़ते हैं, उसमें मैं आप लोगों का विरोध नहीं कर रहा। माना जाता, देखिए अधिकांश जो मौखिक इतिहास के संबंध में है कि अकबर ने जो है बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दी थी, ये भी केवल मौखिक इतिहास है। तो यहाँ पर भी अगर शाह की उपाधि के संबंध में अगर आप लोगों के मन में ये कला है कि बलभद्र शाह था या कल्याण शाह, तो कल्याण शाह बेसिकली टाइम पीरियड के हिसाब से भी पहला शासक है, ऊपर का शासक है, तो इसलिए कल्याण शाह का जो टाइम पीरियड आएगा वो देख लीजिए आप लोग, वो कल्याण शाह पहला व्यक्ति होगा जिसने शाह की उपाधि धारण करी। उसके बाद बलभद्रपाल ने जो है शाह की उपाधि धारण करी। इसके बाद के शासकों ने, हालांकि देख लीजिए कल्याण शाह एकमात्र रहा, उसके बाद भी लोगों ने पाल ही लिखा, पर ये जो व्यक्ति है बलभद्रपाल, या इसे अन्य नामों से रामशाह, सहजपाल, जो भी आप लोग कहें, तो इसके बाद सब राजाओं ने जो है शाह की उपाधि अपने नाम के आगे लगानी शुरू कर दी। तो इसलिए यहाँ से परंपरागत तरीके से प्रथा तो यहाँ से शुरू हुई, पर सिंगल अगर आप पहला शासक की बात करोगे तो कल्याण शाह ही आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर ये भी आगे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सहजपाल, ये यानी कि बलभद्रपाल या सहजपाल, कोई भी कह लीजिए, सहजपाल पहला शासक था जो सीधे तौर पर मुगल अभियानों के संपर्क में आया। 1559 में अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया को काठगोला का जागीरदार नियुक्त किया, और काठगोला का जागीरदार नियुक्त करते ही हुसैन खां टुकड़िया ने क्या किया, बहुत बार उसने तराई भाबर क्षेत्र में आक्रमण किया। तराई भाबर क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं, देहरादून रीजन में, गढ़वाल का अगर हम बोलें तो देहरादून वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी कई बार उसने जो है आक्रमण किया। आईने अकबरी में कुमाऊं के बसंतपुर गांव का जिक्र मिलता है, जो वर्तमान में देहरादून में स्थित गांव से इसकी साम्यता ली जाती है। कुमाऊं शब्द जब भी आपको दिखे ना, तो कुमाऊं शब्द वर्तमान कुमाऊं जो 6 जिलों 6 जनपदों से बना हुआ कुमाऊं है, उस पर मत जाइएगा, बल्कि कुमाऊं शब्द का अभिप्राय उस समय पूरा का पूरा ये क्षेत्र था। बाद में ब्रिटिश टाइम में तो और ज़्यादा इलाबोरेशन मिला है हालांकि। तो ये कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं शब्द केवल एक तरीके से एक सिंबल है, समझ लीजिए ये उस समय के लिहाज से। ठीक है, इसके समय जो है कुमाऊं में चंद राजा रुद्रचंद ने जो है आक्रमण किया था। कुमाऊं से आक्रमण करने आए सेनापति पुरुषोत्तम पंत और गढ़वाली सेना के मध्य ग्वालदम के समय युद्ध हुआ, जिसे बधानगढ़ का युद्ध कहा जाता है। 1591 में ये युद्ध हुआ था। 81 की जगह 91 होना चाहिए, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिए। तो देख लीजिए, पुरुषोत्तम पंत या और गढ़वाली सेना के बीच जो युद्ध हुआ, बधानगढ़ का जो युद्ध हुआ 1591 में, इसे आप लोग देखेंगे। रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, जिसने सिरा जीत करके रुद्रचंद की झोली में डाल दिया था। खैर,
इस विजय में जो है कत्यूरी शासक सुखालदेव। अब आप लोग एक चीज़ तो कॉमन समझ रहे होंगे, जो मैं कत्यूरी राजवंश को पढ़ाते समय आप लोगों को कह रहा था बार बार कि कत्यूरी कभी खत्म नहीं हुए, कत्यूरी कभी खत्म ही नहीं हुए, बल्कि अलग अलग शाखाओं में वो लोग बटे रहे। हालांकि मुख्य शाखा कमजोर हो गई, पर आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर आप 1591 की बात कर रहे हैं तो कत्यूरी शासक सुखालदेव हैं। कौन है ये सुखालदेव? अगर सारे कत्यूरी खत्म हो गए थे, चंद पंवार आ गए थे, तो फिर ये कत्यूरी कहाँ से आए? इसका मतलब मैं जो कह रहा था आपको कि कत्यूरी जो थे ना वो कभी खत्म नहीं हुए, बल्कि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व बना रहा। तो ये सुखालदेव भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने बलभद्र शाह की सब जो है मदद करी थी। बलभद्र शाह के बाद जो है परमार या पंवार शासकों ने शाहनामांत की शुरुआत करी, ये तो मैं ऊपर भी कह चुका हूँ। इसके बाद अगला शासक आपका आता है मानशाह। समय मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींच पाऊंगा। मानसा के बाद हम लोग आज वीडियो क्लोज कर देंगे। मानसा के बाद देख लीजिए श्याम साहब से आगे हम लोग अगले दिन वीडियो बनाएंगे। तो आज पहले मानसा खत्म करें। मानसा का टाइम पीरियड 1597 से 1611, ये इस वंश का 43वां शासक था। मानसा के समय जो है तिब्बती आक्रमण हुए, बहुत सारे तिब्बती आक्रमण हुए। मानसा ने दापा के शासक को पराजित किया और दापा के शासक को पराजित करके जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसे तिब्बती आक्रमण से मुक्ति दिलाई। इसके समय जो है श्रीनगर रियासत का दक्षिणी सीमा हरिद्वार से मंगलोर तक फैल गई थी, मतलब इसने बहुत साम्राज्य विस्तार किया। यानी कि जो अभी कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन जो लंढौर रियासत से जुड़े हुए हैं, वो हिस्सा भी इन्हीं के समय जो है कब्जे में आया। ये कहीं ना कहीं सिंबल है या ये प्रतीक है इस चीज़ का, या ये कह लीजिए ये प्रमाण है उस चीज़ का। समकालीन जो इसके शासक चंद शासक थे, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, और मुगल शासक जो थे अकबर और जहांगीर थे। देख लीजिए इससे साम्यता दर्शाने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है कि जो चंद शासक थे, कुमाऊं में जो शासक थे रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद थे इसके समान या इसके टाइम पीरियड में, और जो मुगल शासक थे वो अकबर और जहांगीर थे। लक्ष्मीचंद ने इसके समय 8 आक्रमण किए, आप सभी लोग जानते हैं। 7वां आक्रमण जो इन्होंने किया था पैनोगढ़ पर किया था। पैनोगढ़ जिसे पयन दुर्ग भी बोलते हैं। तो पयन दुर्ग के इस युद्ध का जो वर्णन है वो मानोदय काव्य में भी कवि भरत के द्वारा किया गया है। अंतिम 2 सर्गों में इसका पूरा विवरण है पयन दुर्ग के युद्ध का। लगभग 1605 में लक्ष्मीचंद ने 8वीं बार जो युद्ध किया था, 8वीं बार जो आक्रमण किया था, सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट खसोट किया उसने। और मानसा के सेनापति खतड़ सिंह को चंद शासक लक्ष्मीचंद के सेनापति गैड़ा द्वारा हराया गया था, गैड़ा सिंह द्वारा हराया गया था। तो इस युद्ध के में खतड़ सिंह मारा गया, और कई इतिहासकार इसे जो त्यौहार है ना खतड़वा, उससे जोड़ते हैं। जबकि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये त्यौहार जो है पूरे हिमालयी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में लगने वाला गौ संरक्षण का को लेकर के त्यौहार था। तो ये जो मत है, इस मत के मैं खिलाफ जा रहा हूँ बिल्कुल ही। इसका समर्थन मैं नहीं करता कि खतड़ुआ त्यौहार का लिंक कोई सा भी इससे है। वो इत्तेफाक हो सकता है कि मान लीजिए जिस दिन ये युद्ध हुआ होगा उस दिन खतड़ुआ मनाया गया और खतड़ुआ त्यौहार रहा होगा, तो लोगों ने उसे सिंबल के तौर पर जो है प्रसारित करना शुरू कर दिया। पर मुझे लगता नहीं है ऐसा कभी हुआ था। और इसके समय देख लीजिए वीर भर जीतू बगड़वाल, जिसका पंवाड़ा अभी भी गाया जाता है। जीतू बगड़वाल के जो पंवाड़ा है उसके अनुसार मानसा ने जो है जीतू को भोट क्षेत्र का फौदार नियुक्त किया। इसके दरबार में मानोदय काव्य के रचयिता कवि भरत, ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, कवि भरत था जो राजकवि के रूप में निवासित थे। कवि भरत जहांगीर का ज्योतिषी था, जिसने जहांगीर ने जो है जिसकी को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजकवि भरत का संबंध किससे हैं? तो भरत का संबंध पहले तो आप लोग देख लीजिए मानसा से हैं, और दूसरा ये मुगल दरबार में भी ये जो है ज्योतिक राय नाम से जो है ज्योतिष था, और ये जहांगीर के दरबार में हुआ करता था। ठीक, जहांगीर के दरबार से जो है दरबार में जो है विलियम फिंच नामक यूरोपीय यात्री का जो है यहाँ आगमन हुआ था। इसके समय में जहांगीर के दरबार में जो विलियम फिंच नामक यूरोपीय यात्री था उसका आगमन हुआ था, और उसने भी मानसा का जिक्र कहीं ना कहीं किया है। उसके बाद आपका आता है श्याम शाह, और श्याम शाह के बाद धाम शाह या दुलोराम शाह, फिर महिपति शाह, और देन महिपति शाह के बाद महिपति शाह थोड़ा सा लंबा लेंगे, और फिर रानी कर्णावती आ जाएगी। कर्णावती के बाद पृथ्वीपति शाह, और यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के बाद आप लोग देखिए गुरु राम राय और फिर खुड़बोड़ा वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता आपका। ये लास्ट के जो शासक, कुछ शासक हैं जैसे प्रदीप शाह है, ललित शाह है, या जयकृति शाह है,
और लास्ट आपका प्रद्युम्न शाह है। तो कुछ ही शासक हैं जिनको हम लोग यहाँ तवज्जो देने वाले हैं या थोड़ा सा विस्तारित करके अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आपका प्रद्युम्न शाह का समय काल देख ले 1786 से 1804, तो इस बीच जो कुमाऊं गढ़वाल के बीच हलचल हुई है उसे भी हम थोड़ा सा ज़्यादा विस्तारित करके पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हमारे रेज हुए हैं, जैसे ही पंवार काल ख़त्म होगा मैं पंवार काल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखूंगा। और करीब करीब ये मान के चले कि मिनिमम 50 क्वेश्चन का एक रेशियो लेकर के हम लोग चलेंगे। उन 50 क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन भी उसी क्लास में, लाइव क्लास के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उसे मैं लाइव लेके चलूँ, या मॉर्निंग या इवनिंग जैसा भी होगा उसे लाइव फॉर्मेट में हम लोग लेकर के चलेंगे। और फिर आप लोगों का ये समय क्या, ये जो पंवार राजवंश है, पंवार राजवंश समाप्त होगा। और उसके बाद हम लोग अगला जो आप लोगों का की इच्छा होगी वो टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहा करें। और हो सकता है तो देख लीजिए, आप लोगों के साथ साथ बहुत सारे अन्य जो भी लोग हैं, जो भी बंधु हैं जिनको एक विस्तृत अध्ययन की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि उन्हें सटीक कहीं से कोई विवरण मिले, आप लोग अगर उन्हें लिंक शेयर करना चाहें तो वो भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों का।